अगर सक्सेस और फेलियर दो आइलैंड है तो हमारी हैबिट्स वो शिप होगी जो कि हमें उन आइलैंड तक लेकर जाएगा। सो अगर हम अच्छी हैबिट्स को डेवलप करेंगे तो हमारी शिप सक्सेस की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, वेयर एज बुरी हैबिट हमें सीधा फेलियर की तरफ लेकर जाएगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीफन आर कॉवे की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिसको अप्लाई करने पर ऑथर आपको गारंटी देते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। हम अपने आसपास के सभी लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहला रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और कंडीशंस के लिए किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं। लाइफ में खुशी नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, एक्सेट्रा। रिएक्टिव लोगों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर लोग उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वरना गुस्सा होकर बैठ जाएंगे। वेयर एज प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं एंड अपनी कंडीशंस के लिए खुद को ही ब्लेम करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी सक्सेस और फेलियर की वजह वो खुद ही होंगे, इसलिए वो किस्मत और एस्ट्रोलॉजी की जगह खुद पर बिलीव रखते हैं। अब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में दो सबसे बड़े डिफरेंस ये हैं। पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तोड़ के देखे तो रिस्पॉन्स एबिलिटी, विच मीन्स अपने रिस्पॉन्स को चूज करने की एबिलिटी। अब जो भी आपके साथ हो रहा है वो स्टिमुलाई हुआ एंड जैसे आप उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हो वो आपका रिस्पॉन्स हुआ। प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक इंडिपेंडेंट चॉइस होती है, विच मीन्स अगर कोई आपको अब्यूज करता है तो इन रिस्पॉन्स ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वापस अब्यूज करोगे या नहीं। वेयर एज रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि उनका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं मैं कर लूंगा या मैं कर सकता हूँ, वेयर एज रिएक्टिव लोग बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था, एक्सेट्रा। दूसरी चीज, रिएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं, विच मीन्स वो उन बातों को सोचकर दुखी हो जाते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता एंड जिनको वो चेंज भी नहीं कर सकते, जैसे पास्ट का लिया हुआ कोई डिसीजन कि उस टाइम पर मैंने वो कर लिया होता। वेयर एज प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं, विच मीन्स उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जिनको वो चेंज कर सकते हैं, जैसे ज्यादा पढ़कर पेपर में अच्छे मार्क्स लाना। इवन जब प्रोएक्टिव लोग लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे तब भी रिएक्टिव लोग यही कहेंगे कि उनकी किस्मत अच्छी थी। तो ऑथर रिकमेंड करते हैं कि रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाओ, जिसके बाद से आप इफेक्टिव बनना स्टार्ट हो जाओगे। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मान लो कि आप एक फ्यूनरल में जाते हो एंड ये बाकी फ्यूनरल की तरह ही होता है, बट जब आप कॉफिन में देखते हो तो वहां पे आपकी बॉडी पड़ी होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये आपका फ्यूनरल है एंड आप एक सोल बन चुके हो। तो उस टाइम पर आप क्या चाहते हो कि लोग आपके बारे में क्या कहें? जैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ कहे कि आप बहुत लविंग और अच्छे हस्बैंड थे, तो क्या आप अभी वो काम कर रहे हो जिससे कि आप एक अच्छे हस्बैंड कहलाओगे? ये एक बहुत ही सिंपल मगर डीप क्वेश्चन है। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको क्लियरली एनविजन करो एंड उनको अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑथर मानते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार माइंड में एंड दूसरी बार फिजिकल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर बनाना चाहते हो तो उससे पहले आप उसके बारे में सोचते हो कि आपको कैसा घर चाहिए, स्लाइडिंग डोर्स होंगे या नॉर्मल डोर्स, कितने रूम होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऐसे ही आप अपने माइंड में अपने घर को फर्स्ट टाइम बनाते हो, जिसको हम ब्लूप्रिंट कहेंगे, एंड सेकंड टाइम जब वो फिजिकली बनता है। तो अगर आप लाइफ में इफेक्टिव बनना चाहते हो तो आपको ये क्लियरली सोचना होगा कि आप किस फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हो एंड आप क्या क्या अचीव करोगे मरने से पहले, एंड उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जिसके बाद आप अपने एंड पॉइंट को याद करके काम करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जब एक इंसान को पता चलता है कि वो कभी भी मर सकता है तभी वो सीरियस होकर अपनी फैमिली के लिए काम करता है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहली हैबिट बताती है कि आप ही क्रिएटर हो और आप ही अपनी लाइफ के इंचार्ज हो। दूसरी हैबिट इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जो कि आपको वो चीजें इन्विजन करने के लिए बोलती है जो कि फिलहाल रियल नहीं है। तीसरी हैबिट फिजिकल क्रिएशन पे बेस्ड है, जिसको पूरा करने के लिए पहली और दूसरी हैबिट का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो मोस्टली इन 4 कैटेगरीज में आता है। पहला, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, वो काम जो कि कैसे भी करना ही करना है, जैसे डेडलाइन प्रोजेक्ट्स। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट तो है बट कुछ देर बाद भी कर सकते हैं, जैसे प्लानिंग। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है पर अभी कर सकते हैं, जैसे कॉल। चौथा, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, जो कि सिर्फ टाइम वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल टीवी देखना। अब यह इम्पोर्टेंट उन कामों को बोला गया है जो कि आपकी लाइफ के मिशन में कंट्रीब्यूशन देगा। अब इफेक्टिव लोग तीसरे और चौथे कॉलम से दूर रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करते हैं, एज वो जानते हैं कि तीसरे और चौथे कॉलम से ही सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। वेयर एज जब बाकी लोग अपनी काम की टेंशन से परेशान हो जाते हैं तो वो तीसरे और चौथे कॉलम में चले जाते हैं
जिससे उनको प्लेजर मिलता है, बट वो ये नहीं जानते कि इससे उनका कितना सारा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाता है। सो आप ये समझ लो कि आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस काम के लिए होनी चाहिए जो कि आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जो वीडियो आप देख रहे हो उसको बनाते वक्त अगर मुझे कोई कॉल आती है तो वो 3rd कॉलम में आ जाएगी, जिसका मतलब वो अर्जेंट तो है बट इम्पोर्टेंट नहीं। सो मैं वही काम करते रहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि है कॉल को इग्नोर करके वीडियो पर फोकस करना। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि ना बोलना सीखो, क्योंकि कभी कभी कॉल की जगह पर आपके फ्रेंड्स आपको पार्टी के लिए पर्सनली इन्वाइट कर सकते हैं, तो आप उनको ना बोलकर अपने इंपॉर्टेंट काम करने में कोई बुराई नहीं है। एज हर बार हाँ बोलने पर आपका कितना टाइम वेस्ट हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। मान लो कि 2 दोस्त हैं जिसमें से पहले को फर्स्ट हाफ सिलेबस आता है एंड दूसरे को सेकंड हाफ सिलेबस आता है। तो अब ये दोनों दोस्त एक दूसरे को पढ़ाने का डिसीजन करते हैं, जिससे दोनों दोस्तों का फुल सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हम विन विन सिचुएशन बोलेंगे, जिसमें अपने फायदे के साथ साथ हम सामने वाले का भी फायदा करते हैं, जिससे कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता। विन विन के अलावा 5 और पैराडिगम्स भी होते हैं। दूसरा, विन लूज, जिसमें पहला इंसान मानता है कि उसके जीतने के लिए किसी दूसरे का हारना जरूरी है, जिसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तीसरा, लूज विन, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते एंड यही बोलते बोलते वो अपना कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, जिससे कि बाकी लोग उनसे जीत जाते हैं। चौथा, लूज लूज, ये वो लोग होते हैं जो खुद तो हार जाते हैं पर सामने वाले को भी हरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स होता है, जिस पर कोर्ट हस्बैंड को उनकी एसेट्स की आधी वैल्यू उनकी एक्स वाइफ को देने के लिए बोलती है, जिससे गुस्सा होकर वो अपनी $10,000 की कार $50 में बेच देते हैं और उसकी हाफ वैल्यू यानी कि $25 अपनी एक्स वाइफ को दे देते हैं। एंड इसके साथ ही वो अपने बाकी बचे एसेट्स को भी ऐसे ही सस्ते में बेच देते हैं ताकि उनकी एक्स वाइफ को कुछ ना मिल सके, बट इससे वो इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपना खुद का होता हुआ नुकसान भी नहीं देख पाते। 5वीं, विन, इसमें सिर्फ लोग जीतने के बारे में सोचते हैं, उनको बाकियों के जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, विच मीन्स कि वो सेल्फिश टाइप लोग होते हैं। एंड फाइनली आता है विन विन और नो डील। ये पैराडिगम बिजनेस में बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें डील तभी होती है अगर दोनों तरफ के लोगों का फायदा होगा, अदरवाइज कोई डील नहीं होगी। बट अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में नहीं हो तो ट्राई करें कि आप हमेशा विन विन सिचुएशन ही क्रिएट करें, जिससे कि दोनों तरफ का फायदा होगा और साथ ही आपकी इफेक्टिवनेस में भी बहुत इंक्रीज आएगा। नो टाइम फॉर समरी। हैबिट 1 कहते हैं कि अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हैबिट 2 कहती है कि मरने से पहले जो अचीव करना चाहते हो उसको क्लियरली सोचो। हैबिट 3 कहती है कि बाकी सभी चीजों को छोड़ के जो चीजें आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ लेकर जाएगी उसको प्रायोरिटी दो। हैबिट 4 कहती है ऐसी कंडीशन खड़ी करो जिसमें आपके साथ किसी दूसरे का भी फायदा हो जाए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम इस हैबिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझेंगे। पहले, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। हम सबको बचपन से ही लिखने और पढ़ने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है कि उनके बिना हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, बट लिसनिंग का क्या? ऑथर कहते हैं कि लिसनिंग स्किल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना और लिखना, बट क्योंकि हमारे आसपास के सभी लोग भी इनइफेक्टिव हैं, वो हमें हमारे लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। सो अगर आप इफेक्टिव बनना चाहते हो तो आपको अपनी लिसनिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि सभी लोग आपकी बातें सुनने के बजाय अपनी बातें बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि इफेक्टिव बनने के लिए आपको दूसरों को अच्छे से समझना आना चाहिए, जो कि तभी हो सकता है अगर आप उनको ध्यान से सुनो। बट ज्यादातर लोग रिप्लाई करने के मोटिव से सुनते हैं एंड प्रॉब्लम वहां आती है जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी सुनाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 2 दोस्त हैं, ए और बी, जिसमें से ए का रिसेंटली बाइक से गिरकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। सो जब बी उसे एक्सीडेंट के बारे में पूछता है तो ये बताता है कि रोड पे अच्छी स्पीड पर जाते हुए अचानक से बाइक के सामने एक कुत्ता आ जाता है, जिसमें बी ए को काटते हुए बोलता है कि मैं समझ गया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मेरा भी कुत्ते की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, बट तब मुझे इतनी नहीं लगी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस एग्जाम्पल में एक दोस्त दूसरे की पूरी बात सुनने से पहले ही एक्सीडेंट की वजह निकाल लेता है एंड अपनी ऑटोबायोग्राफी सुनाने लगता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि असल में हुआ क्या था। तो लोगों को ध्यान से सुनो, जिसको ऑथर एम्फैथिक लिसनिंग कहते हैं, जिसका मतलब दूसरों की बातों को पूरे दिल से सुनना और समझना। उनकी वर्ड्स की जगह पर उनकी फीलिंग्स को समझो, जिससे कि सामने वाला भी आपको पसंद करना स्टार्ट कर देगा। अब आता है दूसरा हिस्सा, देन टू बी अंडरस्टूड। एक बार आपने सामने वाले की बातों और फीलिंग्स को समझ लिया कि वो जो कह रहे हैं वैसा वो क्यों कह रहे हैं एंड उनका बिलीव क्या है, उसके बाद से आप सामने वाले को अपनी कोई भी बात को आराम से समझा सकते हो कि कैसे उनकी बात सही तो है बट आपकी बात में भी दम है, जो कि बेसिकली बिजनेस मीटिंग्स में यूज किया जाता है।
ऑथर कहते हैं कि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप किसी को समझना तो चाहते हो बट वो आपके सामने ओपन अप नहीं होना चाहता। तो इस सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम बताने के लिए फोर्स मत करो, बट इंस्टेड सिर्फ इतना कहो कि आज तुम थोड़ा उदास लग रहे हो, जिससे कि आप सामने वाले के लिए अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट शो करते हो। बट मे बी सामने वाला रिप्लाई में कुछ ना कहे, बट उनके दिल में आपके लिए एक अच्छी इमेज और रिस्पेक्ट बन चुकी होगी। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर हम दो प्लांट्स को साथ में लगाते हैं तो उनकी रूट्स मिक्स होकर मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाती है, बजाय उन दो प्लांट्स के जो कि अलग अलग लगाए गए हों। सिनर्जी का मतलब सम ऑफ होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, जिसका मतलब एक और एक मिलाकर 3, 4, 8 या फिर 8000 बना। तो हैबिट 6 हमें हमेशा एज अ टीम काम करने के लिए बोलती है एंड अपनी मुश्किल से मुश्किल समय पर भी विन विन और एम्पैथिक कम्युनिकेशन करने को एनकरेज करती है। ऑथर कहते हैं कि कम्युनिकेशन के 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिफेंसिव कम्युनिकेशन और विन लूज, जिसमें पहला इंसान अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को हराने की कोशिश करता है या फिर दूसरे को बचाने के लिए खुद को हरा देता है। दूसरी रिस्पेक्टफुल या फिर कॉम्प्रोमाइज। ये थोड़ी मैच्योर लोगों की कम्युनिकेशन होती है, जिसमें दोनों तरफ के लोग कोई भी बहस नहीं चाहते, तो वो एक दूसरे से पोलाइटली बात करते हैं। वो रिस्पेक्ट तो शो करते हैं बट एक दूसरे को समझते नहीं है, और जिसका रिजल्ट किसी एक को सैक्रिफाइस देकर करना पड़ता है। और सबसे हाईएस्ट लेवल में आती है सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन। इसमें किसी को भी डिफेंसिव बनने की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी को सैक्रिफाइस करने की जरूरत होती है। इस कम्युनिकेशन में एक विन विन सिचुएशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक हस्बैंड वेकेशन के टाइम पर अपनी फैमिली को लेक कंट्री लेकर जाना चाहता था, जहाँ पे जाकर वो फिशिंग और कैंपिंग करे, जिससे कि उनकी फैमिली के लिए एक अच्छी मेमोरी भी बन जाए एंड जिसकी प्लानिंग भी वो पूरे साल से कर रहे थे। बट उसी टाइम पर उनकी वाइफ जिद करती है कि वो अपनी बीमार माँ से मिलने जाना चाहती है, जो कि हस्बैंड की डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा दूर थी। तो अब इनकी लड़ाई से 3 रिजल्ट निकल सकते थे। पहला, दोनों अलग अलग होकर अपनी अपनी डेस्टिनेशन चले जाते, पर इस दौरान अगर उनकी वाइफ की मदर सीरियसली इल होकर मर जाती तो हस्बैंड अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। दूसरी, एक अपनी जर्नी दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर देता, मगर इस जर्नी में सैक्रिफाइस करने वाले को कोई मजा नहीं आएगा। एंड तीसरी, एक सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन बनाई जाए जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। तो इन दी एंड फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मदर के पास जाएंगे एंड उनके घर के पास वाली लेक पे फिशिंग और कैंपिंग करेंगे, जिससे कि दोनों काम हो जाएंगे। तो हमेशा ट्राई करें कि सिनर्जी बने रहे। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक बार एक आदमी जंगल में एक पेड़ काट रहा था, जिसको देखकर एक लकड़हारा उसके पास आके पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसपे वो आदमी जल्दी से रिप्लाई करता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं इस पेड़ को काट रहा हूँ। जिसपे लकड़हारा उससे पूछता है कि तुम ये कितनी देर से कर रहे हो, जिसपे वो आदमी कहता है 5 घंटे। जिसको सुनने के बाद लकड़हारा सजेशन देता है कि तुम थोड़ी देर की ब्रेक लेके अपनी आरी तेज कर लो, जिससे ये पेड़ जल्दी कट जाएगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं पेड़ काटने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। इस हैबिट में ऑथर हमें अपने सबसे बड़े एसेट को प्रिजर्व और एनहेंस करने को बोलते हैं, जो कि हम खुद हैं। अब इस ग्रेटेस्ट एसेट को एनहेंस करने के लिए हमें ऑथर 4 डायमेंशन पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। पहला आता है फिजिकल, दूसरा स्पिरिचुअल, तीसरा मेंटल एंड चौथा आता है सोशल या फिर इमोशनल। फिजिकल मतलब कि अपनी बॉडी को फिजिकली हेल्दी रखना, इसको प्रॉपर रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड डाइट देना एंड हर रोज एक्सरसाइज करना। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, बट ऑथर कहते हैं कि दिन में सिर्फ हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना भी सफिशिएंट है। एंड एक अच्छी एक्सरसाइज वो होती है जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं। फिजिकल डायमेंशन में 3 एरियाज आते हैं, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस हमें एरोबिक एक्सरसाइज से मिलती है, जो कि हमारे हर्ट मसल्स को स्ट्रांग बनाती है, जैसे रनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी हमें स्ट्रेचिंग करने से मिलती है, जिससे मसल रिलैक्स होते हैं। और स्ट्रेंथ हमें वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स, पुलअप्स से मिलती है। दूसरा डायमेंशन स्पिरिचुअल। ये डायमेंशन हमारे बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाता है और हमें इनर पीस के बारे में बोलता है, जो कि हम मेडिटेशन और प्रेयर जैसी चीजों से हासिल कर सकते हैं। मेंटल डायमेंशन, ये डायमेंशन हमें अपने दिमाग को डेवलप करने को बोलता है, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह होता है, जिसकी केयर ना करने पर वहां पे वीड्स ग्रो करने लगती हैं। लास्ट में आता है सोशल या इमोशनल डायमेंशन। ये हैबिट हमें हमेशा हैबिट 4, 5 और 6 को अप्लाई करने को बोलती है। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको इफेक्टिव हैबिट्स का यूज करके सॉल्व करो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।